हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यू हेल्दी किंगडम ऑफिशियल। मैं हूं वीरेंद्र और आज आप देखेंगे कि दर्द और सूजन की दवा कौन सी होती हैं और उसको किन किन कंडीशंस में खाना चाहिए। तो द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर पेन एंड इन्फ्लेमेशन, इस जब कोई भी दवाई दर्द और सूजन के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ तीन चार क्राइटेरिया हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि द कॉज एंड नेचर ऑफ द पेन, मतलब वो नेचर क्या है पेन का और किस वजह से हुआ है। तो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, बहुत कम है या थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा पेन है, या एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट का मतलब है कि अभी तुरंत का है, या क्रोनिक का मतलब है काफी समय से पेन हो रहा है। और फिर देखते हैं कि रेशियो क्या है पेन और इन्फ्लेमेशन का, पेन कितना ज्यादा है और वहां पे सूजन भी है जहां पे दर्द हो रहा है, या क्या कंडीशन है। और ये भी देखते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि पेन मेडिकेशन लेने से पहले पेशेंट की एज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं कि कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी है दर्द के लिए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने तरीके की दवाइयाँ हो सकती हैं दर्द और सूजन के लिए। तो बेसिकली हम इसको अगर दो भाग में डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि एक तो ये है ट्रेडिशनल जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं, और एक है प्रेफरेंशियल जो ज्यादा यूज में आती हैं। तो ट्रेडिशनल में हम देखेंगे कि इसमें है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, मेफनेमिक एसिड, पेरोक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम, कीटोरोलैक और एंडोमेथासिन। ये दवाइयां हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं। प्रेफरेंशियल का मतलब ये है कि अभी हम सबसे ज्यादा कौन सी यूज कर रहे हैं। तो अभी जो यूज कर रहे हैं वो है निमोसलाइट, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब और पैरासीटामोल। तो ये दवाइयाँ सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं या प्रेफरेंशियल है, इनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इनको ज्यादा यूज में लाते हैं दर्द और सूजन के लिए। अभी देखते हैं एक एक दवाई के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ क्या डोज है और किस टाइम पे खाना चाहिए इनको। तो अगर देखेंगे कि डाइक्लोफेनेक, तो इसका जो डोज है वो 50 mg TDS है। TDS का मतलब होता है 3 times a day, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर इसको बीडी लेना शुरू होना है। बीडी का मतलब यह है 20 2 times a day, सुबह और शाम। ओरल लेना पड़ता है क्योंकि अक्सर ये टैबलेट के फॉर्म में आती है। तो अगर देखेंगे कि डाइक्लोफिनेक का जो यूज है तो ऐसा कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एनएसएआईडी है। मतलब ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एक दर्द की दवाई है, जो बेसिकली यूज होती है गठिया में, दांत दर्द में और डिसमेनोरिया में। डिसमेनोरिया क्या है? डिसमेनोरिया का मतलब ये होता है पीरियड पेन। जब पीरियड्स होते हैं फीमेल में, महिलाओं में जब पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे एब्डोमेन में, पेट में बहुत सारा क्रैम्प्स होता है, बहुत पेन होता है, ऐंठन टाइप का होता है। और जो पेल्विक एरिया है बेली के नीचे, वहां पे क्या कहते हैं बहुत सारा दर्द होता है। तो उसके लिए भी ये यूज होती है। और ये इसलिए भी यूज होती है कि ये बहुत जल्दी रिलीफ देती है पेन में और एडेमा में, वुंड एडेमा में कहीं चोट लग गई है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे डाइक्लोफिनेक सबसे बढ़िया मानी जाती है। दूसरा है एसिक्लोफिनेक। इसका भी डोज अगर देखेंगे तो 100 mg है। बीडी मतलब दिन में सुबह शाम लेना है 2 टाइम। और इसका भी सेम इफेक्ट होता है जैसे डाइक्लोफिनेक का है, वैसा ही एसिक्लोफिनेक का है। हो सकता है कि इसका प्राइस थोड़ा कम भी पड़े। दूसरा ये है, नेक्स्ट ये है कि इसमें है निमोस्लाइड। निमोस्लाइड का भी डोज एसिक्लोफिनेक के जैसा ही होता है लगभग। डोज एडजस्टमेंट भी हो सकती है। इसका जो एडल्ट डोज है वो है 100 mg बीडी, मतलब दिन में 2 बार, सुबह और शाम। तो निमोस्लाइड का बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये रिलेटिवली वीक है और used primarily for short lasting painful inflammatory conditions like sports injuries, ear nose throat disorder and low back ache। मतलब ये है कि ये इस बहुत वीक, थोड़ा वीक होती है और शॉर्ट लास्टिंग पेनफुल होता है। जैसे ऐसे होता है कि स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, कभी चोट लग गई है बैट खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय, या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते समय, बैडमिंटन या हॉकी, कुछ भी खेलते समय पे, या कोई ऐसे ही इंजरी हो गई है, कहीं पे आप जा रहे हैं गिर गए हैं चोट लग गई है, उसके लिए भी अगर पेन किलर लेना है तो ये तुरंत ही एक्शन करती है और जल्दी रिलीफ दे देती है।
साथ में अगर ईयर नोज थ्रोट मतलब नाक कान और गला के लिए भी ये यूज होती है। और लो बैक एक मतलब नीचे का जो पोर्शन है बैक बैक का पीठ दर्द के लिए आप कह सकते हैं, या कमर दर्द के लिए भी कह सकते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज की जाती है। इसका भी टैबलेट आता है और इसको आप ओरल लेते हैं, मुंह से खाने की दवाई होती है। आगे देखते हैं, अगली जो दवाई है वो है आइबुप्रोफेन। इसका जो रेंज है वो हम 400 mg से 600 mg के बीच में लेते हैं, और ये माना जाता है कि ये मोस्ट सेफेस्ट ट्रेडिशनल NSAID है। मतलब दर्द और सूजन की बहुत सालों से चलती आ रही ये दवाई है आइबुप्रोफेन, और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। मान लीजिए कि अगर दांत में सर्जरी हुआ है या दांत में पेन हुआ है, और अगर उसमें अगर देखा जाए कि एस्पिरिन 650 mg और कोडीन 60 mg को मिला के भी देखा जाए तो आइबुप्रोफेन बेहतर इफेक्ट देती है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए कि ये सूजन के लिए काम में आ जाए, तो ऐसा देखा गया है कि सूजन के लिए उतना काम में नहीं आती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो अगर सूजन के लिए दवाई लेना चाहते हैं तो आइबुप्रोफेन उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। दर्द के लिए उतना ठीक माना जाता है, सूजन के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अगली दवाई आती है कीटोप्रोफेन। इसको हम लेते हैं 50 mg से 100 mg तक BD या TDS ले सकते हैं, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, जैसा डॉक्टर से रिकमेंड करें। Ketorolac is frequently used in post-operative dental and acute musculoskeletal pain, 15 to 30 mg IM और IV every 4 to 6 आवर्स। इसका मतलब ये है कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है जहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो रहा है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन का मतलब ये है कि कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, या कहीं पे चीरा लगा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, डेंटल दांत का दर्द है, या मस्कुलोस्केलेटल पेन है, मसल्स में कहीं पेन हो रहा है या हड्डियों में कहीं पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम इसको IV ले सकते हैं। IM मतलब इसका इंजेक्शन भी ले सकते हैं और इसका टैबलेट भी ले सकते हैं, तो दोनों में ही काम में आता है। एक बार ये भी देखा गया, कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो गुर्दे का दर्द होता है, गुर्दे का रीनल कोलिक जो होता है, जिसको हम रीनल कोलिक बोलते हैं, या जो गुर्दे के पास पेट में दर्द होता है, उसमें भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और इसका एक एक और बहुत ज्यादा अच्छा यूज है माइग्रेन का। माइग्रेन कुछ एक ऐसी बीमारी है जो सर दर्द कह सकते हैं, सर दर्द होता है बहुत तेजी से, और ये लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, उसे ही एक तरीके का माइग्रेन कहते हैं। तो चलते हैं अगली दवाई पे। तो इसमें सबसे पहला है नेप्रोक्सेन, और इसकी जो डोज है वो अगर ऐसा देखा जाए कि 250 mg ले रहे हैं तो हर 8 घंटे पे लेना है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो गाउट होता है, गठिया एक तरीके का, जो गठिया है, एक्यूट पेन हो रहा है, उसमें तुरंत से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है और बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई, क्योंकि गाउट गाउट में क्या होता है, गांठों पे, पैर के गांठों पे या अक्सर जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और बहुत एक्यूट पेन होता है, बहुत तेज पेन होता है। उस टाइम पे नेप्रोक्सेन बेस्ट रहेगा, और ये 250 mg लेना है। ऐसा मान सकते हैं कि 8 घंटे में, मतलब ये है कि सुबह दोपहर शाम लेंगे तो भी ये फायदा कर जाएगा। अगला है पेरोक्सिकिम, इसका डोज है 20 mg, और ऐसा माना जाता है कि ये लॉन्ग एक्टिंग पोटेंट NSAID विथ एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंसी है। इसका मतलब ये है कि बहुत लंबे समय तक के लिए काम करती है, और जल्दी इसका जो एक्शन है खत्म नहीं होता है, लंबे समय तक ये टिकी रहती है, और जो हमारा दर्द है और जो सूजन है उसको कम करती है। तो ये बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। अगला है इंडोमेथासिन, इसका जो डोज है वो 25 mg कैप्सूल में आता है ज्यादातर, टैबलेट में भी बहुत कम आता है, कैप्सूल में ज्यादा आता है इंडोमेथासिन का। और ये एक्सटेंडेड रिलीज में आता है, ER में आता है, और माना जाता है कि ये चोट के लिए, जहाँ पे सूजन बहुत ज्यादा है, उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। और ये एक एंटीपायरेटिक एक्शन भी होता है। एंटीपायरेटिक का मतलब है कि ये बुखार में भी काम आती है। तो आगे चलते हैं, और अब ये देखते हैं लास्ट की 2 दवाइयाँ जो ज्यादा यूज होती हैं, सिलेकॉक्सिब और इटोरिकॉक्सिब, used only in patients with high risk of peptic ulcer, perforation of or bleeds,
If selected, they should be administered in the lowest dose for the shortest period of time. इसको लोएस्ट और शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि इनमें साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं और जल्दी से ये रिकमेंड नहीं की जाती हैं। लेकिन हाँ, इनको सबसे ज़्यादा तब यूज किया जाता है जब पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रही हो और जलन बहुत ज़्यादा हो रही हो, या ऐसा माना जा रहा हो कि कई बार वोमिटिंग हो रही है, उल्टी उल्टी हो रही है जिसमें खून आ रहा है, मतलब ये है कि गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी हो रही है, उस टाइम पे यूज किया जाता है सेलेकॉक्सिब और एटोरिकॉक्सिब को। और इस बात का ध्यान रखना है कि लोएस्ट डोज होनी चाहिए, बहुत कम डोज होनी चाहिए और बहुत कम टाइम के लिए यूज होना चाहिए। आप देख पाएंगे कि 200 mg यूज किया जाता है और इसको बहुत ज़्यादा दिन तक के लिए यूज नहीं किया जाता है। और अगली जो मेडिसिन है या ड्रग है, सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली ड्रग है जिसको हम पैरासीटामोल बोलते हैं, और इसका जो डोज है वो 325 से 650 mg तक यूज किया जाता है, मतलब 325 mg से 650 mg तक। और ये सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली एनाल्जेसिक है। ऐसा मान सकते हैं कि ये फीवर में एंटीपायरेटिक की तरह यूज होती है, और एंटीपायरेटिक ऐसी दवाई है कि ये चिल्ड्रन में भी काफ़ी सेफ मानी जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जो पैरासीटामोल है ये हिपैटोटॉक्सिसिटी करता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ये है कि फीवर के लिए सबसे बढ़िया दवाई पैरासीटामोल है। और इसकी जो एडल्ट डोज है वो आप कह सकते हैं 650 mg तक हो सकती है। तो अभी हमने देखा दवाओं के बारे में छोटा छोटा डिटेल में देखा है, लॉन्ग डिटेल में इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि दर्द निवारक दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव क्या है। जो जो जितनी अभी दवाइयां हमने देखा है, क्या उनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं कि नहीं है। तो हाँ, दर्द की सारी जितनी भी दवाइयां होती हैं, बेसिकली जो दर्द में यूज हो रही हैं दवाइयां, उनके जो साइड इफेक्ट है उनमें सबसे पहला साइड इफेक्ट ये है कि वो पेप्टिक अल्सर करता है। पेप्टिक अल्सर का मतलब ये है जो पेट है, जो स्टमक है, वहां पे अल्सर या फुंसी टाइप का कुछ बना देगा, अल्सर बना देगा, और वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है और कई बार ये अल्सर लंबे टाइम तक रहता है। और दूसरा ये है कि ये गैस सबसे ज्यादा कॉज करता है, मतलब गैस तो होना ही होना है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हो, 10-15 दिन से खा ही रहे हो, तो ये होना ही होना है, गैस होगा ही। तो इसको इतना दिन अवॉइड करना है। दूसरा ये है कि जो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, ये भी हो सकता है। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का मतलब ये है कि पेट में, ऐसा मान लें कि पेट में ब्लीडिंग हो रही है या पेट में ब्लड लॉस हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये कई बार हमें उल्टी होगी खून की, तो भी मान लीजिए कि ये पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा, इस वजह से हो रहा है। और इसका जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट ये भी है कि रिस्क ऑफ बीपी है, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, कई बार मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इनका यूज कम करना चाहिए। आगे है अस्थमा अग्रवेशन। कई बार हमने देखा है एस्पिरिन या ऐसा कोई दवाई है जिससे बहुत ज़्यादा जिस किसी को अस्थमा है, और अगर उनको ऐसी दवाइयाँ दे दी हैं जिससे ये अस्थमा अग्रवेट हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा भड़काऊ हो गया है, मतलब हमने खाया है पेन किलर और जो हमें अस्थमा था, अभी अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और चल फिर नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी एक साइड इफेक्ट माना जाता है कि जो कुछ एक दो दवाइयां हैं उसमें, जैसे मान लीजिए एस्पिरिन टाइप की दवाइयां हैं, इससे क्या कहते हैं अस्थमा एग्रीवेट हो सकता है। अगला जो साइड इफेक्ट है वो स्किन रैश है। जो स्किन है, ये जो यहाँ पे स्किन है, पूरे शरीर में स्किन पे जो भी है यहाँ पे रैश हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम दर्द की दवाइयां ले रहे हैं तो उसमें पेप्टिक अल्सर और गैस हो सकता है, इससे हमें इसको हमें अवॉइड करना है। आगे चलते हैं अगले सेक्शन में। हाँ, तो ये सेक्शन है कि दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करते समय सावधानियां क्या रखनी है। तो जब भी हम कोई पेन किलर खा रहे हैं, दर्द निवारक गोलियां खा रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या सावधानियां रखनी है। अभी हमने देखा कि जब लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे 15 दिन 20 दिन लगातार हम दर्द की दवाइयां खा रहे हैं, तो
ये इसमें क्या हो रहा है कि हमें पेप्टिक अल्सर हो रहा है या ब्लीडिंग ऑफ स्टमक हो रहा है, रैश हो रहे हैं, तो इनसे बचना है तो क्या करना है? इनसे बचना है तो सबसे पहले यही करना है कि इनको तब खाएं जब आपने अभी खाना खाया है, उसके बाद खाएं। ऐसा नहीं कि खाली पेट आपने ले लिया है। खाली पेट लेने से क्या होता है कि स्टमक अल्सर बनने के चांसेस ज्यादा हैं, पेप्टिक अल्सर बनने के चांसेस ज्यादा हैं, गैस बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये है कि इनको हमेशा कोशिश करें कि मील के बाद, खाना खाने के बाद ही लें, या जब खाना खत्म हो रहा है तब लें, या उससे 10 मिनट बाद लें, 5 मिनट बाद लें, लेकिन खाना खाने से पहले ना लें, खाली पेट ना लें। और अगर खाली पेट लेना भी पड़ रहा है तो उसके साथ एक एंटासिड ले लें। एंटासिड का मतलब यह है कि जो गैस को नहीं बनने देगा, जो एसिड रिलीज को रोक देगा और पेट में जलन नहीं होगी। एंटासिड में हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं, जिसमें हमने हाँ पेंटोप्राजोल और रिबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो एक तरीके का ये दवाइयां हैं, पीपीआईज हैं, इनको ले सकते हैं। एक चीज और करना है कि लिमिट करना है एल्कोहल इनटेक को। अगर पेशेंट एल्कोहलिक है और उसको वो एल्कोहल यूज कर रहा है, तो ये एल्कोहल क्या करता है, ये जो स्टमक है, जो पेट है, उसमें इरिटेशन करता है, उसमें खुजली करता है, उसमें थोड़ा सा मरोड़ करता है। तो क्या होता है, इससे इससे भी जो हमारा पेप्टिक अल्सर है और गैस है, ये बढ़ सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि लिमिट करना है एल्कोहल इनटेक को जब हम ये दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं तब। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डोंट यूज द ओटीसी पेन किलर फॉर मोर देन 3 days फॉर फीवर एंड 10 days फॉर पेन अनलेस योर डॉक्टर सेज इट्स ओके। मतलब ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि ये दर्द की दवाइयां आप जाएंगे मेडिकल स्टोर पे और लेके आएंगे और खा लेंगे, दर्द आराम हो जाएगा। ओटीसी मेडिकेशन है, प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है कई बार। तो अगर आप फीवर के लिए खा रहे हैं तो 3 दिन से ज्यादा ना खाएं। और अगर आप पेन के लिए खा रहे हैं, जैसे कहीं पे पेन है, दर्द के लिए है, मतलब अगर बुखार के लिए खा रहे हैं तो 3 दिन सफिशियंट है। और अगर दर्द के लिए खा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक खाएं। अगर 10 दिन से ज्यादा भी खाना है तो कम से कम अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। डॉक्टर अगर ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, आप इसके बाद भी खा सकते हैं, तभी कंटिन्यू करें। नहीं तो उसके साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में तय है कि पेप्टिक अल्सर या ऐसी कोई गैस्ट्रिक ब्लीडिंग या रैश हो सकता है। ओके, तो अगले सेक्शन में चलते हैं। अभी तक तो हमने देखा जो खाने की दवाइयां थी, अभी हम लगाने की दवाइयां हैं जिसको हम बोलेंगे टॉपिकल पेन किलर। और इसमें चार जो मेन दवाइयों का हमने जिक्र किया है, उसमें डाइक्लोफिनेक जेल का है, जिसमें आपने वोलिनी जेल या डाइक्लोफिनेक जेल ये सब देखा होगा। और इसमें आता है आइबुप्रोफेन का भी जेल आता है, कीटोप्रोफेन का भी जेल आता है, और आता है निमोस्लाइड का जेल। ये सारे जेल चोट की जगह पे यूज होते हैं, जहाँ पे स्वेलिंग हुई है वहां पे यूज होते हैं, जहाँ पे दर्द हो रहा है वहां यूज होते हैं। और ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। मान लीजिए कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कहीं पे जैसे पीठ में दर्द हो रहा है, बैक कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वोलिनी जेल लेना है और लगा लेना है, तुरंत आराम हो जाएगा। क्यों आराम हो जाएगा? क्योंकि जो डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक या जो भी आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन या निमोस्लाइड है, ये सब दर्द निवारक दवाइयां हैं, तो असर होगा ही। और ये जेल फॉर्म में है तो जल्दी से ही शरीर में जो स्किन है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो अगर इन सब जेल में मैं बात करूंगा तो सबसे बढ़िया वोलिनी जेल है, इसका स्प्रे भी आता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप इनमें से कोई सी भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हमने देखा कि जितनी भी तरीके की दवाइयां थी उनको कैसे यूज करना है। अब हम मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आ गए हैं, और इसमें सिर्फ 2 ही स्लाइड्स हैं। हमें ये देखना है कि अभी तक हमने देखा कि कैसी दवाई खानी है, कौन सी दवाई खानी है। अभी हमें देखना है कि क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी हो रही है, किस टाइप का दर्द हो रहा है, और उसके लिए कौन सी सबसे बढ़िया दर्द की दवाई है या सूजन की दवाई है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन विथ लिटिल इन्फ्लेमेशन। अगर बहुत थोड़ा सा कहीं पे पेन हो रहा है या बहुत थोड़ा सा कहीं पे चोट लग गई है और दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हम पैरासीटामोल
या लो डोज आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, बहुत कम डोज में आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, ये बढ़िया है। अभी ऐसा नहीं कि हाई डोज ले लिया आपने, पेन बहुत थोड़ा है, स्वेलिंग बहुत थोड़ी है और आप हाई डोज का पेन किलर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मॉडरेट है जिसको आप सह पा रहे हैं या बहुत कम है और दवाई की जरूरत ही पड़ गई है तो आप आइबुप्रोफेन पे जा सकते हैं। दूसरा है पोस्ट ऑपरेटिव और सिमिलर एक्यूट बट शॉर्ट लास्टिंग पेन। इसका मतलब ये है कि ऐसा ऐसा दर्द जो जल्दी ही ठीक होने वाला है, या ऐसा दर्द जो कोई ऑपरेशन हुआ है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, कहीं चीरा लगा है, कहीं सर्जरी हुआ है, तो ऐसे के लिए सबसे बढ़िया दवाई है कीटोरोलैक, डाइक्लोफिनेक या निमोस्लाइड। प्रेफरेंशियल यही है, कीटोरोलैक या डाइक्लोफिनेक आप ले सकते हैं, तुरंत ही फायदा करती है। निमोस्लाइड भी तुरंत ही फायदा करती है और आराम कर देती है। आपने देखा होगा कई बार जब क्या कहते हैं किडनी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, या कह सकते हैं कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तभी हम डाइक्लोफिनेक का ही इंजेक्शन लेते हैं और जल्दी से आराम हो जाता है। आगे देखते हैं थर्ड टाइप पे। तो ये है एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल या ऑस्टियोआर्थराइटिक इंजरी एसोसिएटेड पेन। इसका मतलब ये है कि मसल्स में, यहाँ पे मसल्स में कहीं पे दर्द हो रही है, जहाँ पे मसल्स है, या कहीं जोड़ों पे दर्द हो रही है, गठिया गठिया में दर्द हो रहा है, या कोई चोट लग गई है, चोट लग गई है, तो भी हमें एक ही दवाई सबसे बढ़िया मानी जाएगी, वो मानी जाएगी डाइक्लोफिनेक। तो डाइक्लोफिनेक आप ले सकते हैं। अगला है एक्जर्वेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक्यूट गाउट। इसका मतलब ये है कि गाउट, गठिया रोग जो है, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गाउट, गठिया रोग, इसके लिए अगर ये एक्जर्वेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और ये अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो जो गठिया दर्द होता है, कई बार गांठों का दर्द थोड़ा थोड़ा होता रहता है और उसके लिए कोई दवाई नहीं खाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दर्द अचानक बढ़ जाता है और ये बढ़ा ही रहता है, कम नहीं होता है। उस टाइम पे हमें नेप्रोक्सेन लेना है, पेरोक्सीकैम लेना है और इंडोमेथासिन लेना है। इनमें से तीनों में से कोई सी भी दवाई ले लेंगे तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया गठिया रोग है। अब गठिया रोग के लिए अगर आप पैरासीटामोल खाएंगे, या वहां पे दर्द हो रहा है उसके लिए अगर आप कोई ऐसी दवाई खा लेंगे, एस्पिरिन खा लेंगे, तो फायदा नहीं करेगा। वहां पे जो स्पेसिफिक दवाई है, नेप्रोक्सेन, पेरोक्सीकैम या इंडोमेथासिन, ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये चॉइस ऑफ ड्रग है, इसको आप यूज करें। अब ये इस सेगमेंट का लास्ट स्लाइड है और इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट्स विथ हिस्ट्री ऑफ अस्थमा रिएक्शन टू निमोस्लाइड। इसका मतलब ये है कि पेशेंट जिनको अस्थमा है, अगर पेशेंट जिनको अस्थमा है और उनको कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं चोट लगी है, तो वो निमोस्लाइड ले सकते हैं। ये सबसे सेफ है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। जो कई बार अस्थमा के पेशेंट्स कोई सी भी दवाई ले लेते हैं पेन किलर, तो उसमें उनको अस्थमा अग्रेवेट हो सकता है। अगर सब में से कोई एक दवाई लेना है तो निमोस्लाइड सबसे बढ़िया मानी जाएगी। छठे नंबर पे है पीडियाट्रिक पेशेंट्स। पीडियाट्रिक पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट्स जो छोटे बच्चे हैं, कह सकते हैं कि पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन, ये सब बहुत बढ़िया दवाइयां हैं और ये काफी लंबे समय से यूज हो रही हैं, तो इनका यूज करना चाहिए। पैरासीटामोल का और आइबुप्रोफेन का, नेप्रोक्सेन का भी यूज कर सकते हैं। अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है एस्पिरिन, क्योंकि बच्चों में रेज सिंड्रोम होता है। कई बार रेज सिंड्रोम का क्या मतलब है कि ये कई बार बच्चे उल्टी कर देते हैं, बार बार उल्टी होती जा रही है और चिड़चिड़ापन है, तो ये सब कई बार बच्चों में रहता है और हम उस टाइम पे एस्पिरिन भी देते हैं। तो एस्पिरिन अवॉइड करना है हमें, एस्पिरिन को अवॉइड करना है और साथ में हमें यूज ज्यादा से ज्यादा करना है, वो है पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। ये यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सेफ ज्यादा माना जा रहा है बच्चों में। नेक्स्ट पॉइंट है एल्डरली पेशेंट है। अभी हमने बताया बच्चों के लिए, अब हम बता रहे हैं एल्डरली, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े पेशेंट्स हैं या जिनका एज 60-70 पहुंच गया है, उनके लिए वो क्या यूज कर सकते हैं? यूज लोअर डोज ऑफ द चूजन NSAID। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने दवाई चूज किया है,
जैसे हमने दर्द के लिए दवाई, हमने अगर डाइक्लोफिनेक या साइक्लोफिनेक चूज किया है, तो उनको बहुत ज़्यादा हाई डोज में नहीं देना है, उनको लो डोज में देना है या अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके देना है। क्योंकि जो भी हम मेडिकल स्टोर से जो भी एक दवाई खरीद के लाते हैं, अक्सर वो उसका जो डोज कैलकुलेशन होता है वो एडल्ट डोज, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान होता है आदमी, उसके हिसाब से वो डोज कैलकुलेटेड रहती है और सभी उसको खाते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कि जैसे किसी बच्चे को दे रहे हैं या किसी एल्डरली को दे रहे हैं, तो जो जो डोज है उसको एडजस्ट करके देना होता है। अब आगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी ड्रग है जिसको किस डोज में लेनी है। तो डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताएंगे कि जब आप जाते हैं, देखते हैं डॉक्टरों के पास या किसी फार्मासिस्ट के पास या नर्सेज के पास, तो उनके पास कैलकुलेटेड डोज होती है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा टैबलेट दे दिया, वही बच्चे भी खा रहे हैं, वही बूढ़े भी खा रहे हैं, वही यंग पीपल भी खा रहे हैं। तो डोज कैलकुलेशन का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा मैं कि कैसे डोज को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये रहा पूरा वीडियो जिसमें हमने बताया कि दर्द और सूजन के लिए कौन सी दवाइयाँ सबसे बढ़िया हो सकती हैं। इसमें जो खास बात ये है कि अगर प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई भी दवाई लेनी है, तो सबसे जो सेफेस्ट दवाई है वो है पैरासीटामोल या लो डोज एस्पिरिन। ये सेकेंड सबसे बेस्ट दवाई है। अगर बुखार है या ऐसा कुछ भी है, तो उसमें उस टाइम पे आपको पैरासीटामोल ही सबसे सेफ मानी जाती है और इसी का यूज करना चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर प्रेग्नेंट वुमन को आप ये कोई सी भी दवाई दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या कहते हैं, पैरासीटामोल ही देना होता है। तो अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।